लेसन नंबर 3 के अंदर हमें एक्सरसाइज के बाद में कुछ ये प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ दी हुई है जिसको अभी हम करेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ का। विजिट ए नियर बाय हैंडलूम एंड पावरलूम यूनिट एंड ऑब्जर्व द वीविंग और नाइटिंग ऑफ फैब्रिक। विजिट ए नियर बाय हैंडलूम और पावरलूम यूनिट, आपके पास में जो हैंडलूम या पावरलूम की यूनिट जो है जहाँ पे हैंडलूम और पावरलूम का काम होता है वहाँ पे जाके हमको विजिट करना है, घूमना है, भ्रमण करना है। एंड ऑब्जर्व और अवलोकन करना है द वीविंग ऑफ और नाइटिंग ऑफ फैब्रिक की, फैब्रिक की वीविंग और नाइटिंग कैसे होती है, फैब्रिक की बुनाई कैसे होती है, इसका हमें ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है कि वो कैसे उसका काम करते हैं, हैंडलूम और पावरलूम के अंदर कैसे काम किया जाता है। सजेस्टेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन, विजिट ए नियर बाय हैंडलूम और पावरलूम यूनिट एंड ऑब्जर्व द वीविंग और नाइटिंग ऑफ फैब्रिक। हमारे पास में जो हैंडलूम या पावरलूम जो है उसको जाके हमें भ्रमण करना है और अवलोकन करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है कि फैब्रिक जो होती है, कपड़ा जो होता है उसकी बुनाई कैसे की जाती है, फैब्रिक कैसे बनता है। तो इसका आंसर है ए लूम इज़ ए ट्रेडिशनल डिवाइस। लूम जो है वो क्या है, एक पारंपरिक डिवाइस है, यंत्र है, संयंत्र है पारंपरिक। डेट यूजेज थ्रेड टू मेक क्लॉथ्स, जिसका यूज़ किस में किया जाता है, थ्रेड से, धागे से क्या कपड़े बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। लूम का यूज़ किस में किया जाता है, धागे से कपड़ा बनाने में उस लूम का यूज़ किया जाता है। दिस मशीन प्रोड्यूस फैब्रिक by interlocking a series of a parallel set of cotton yarn and it is used only for weaving. This machine produce, यह मशीन जो है वो उत्पादित करती है फैब्रिक, कपड़ा बनाती है by interlocking a series of parallel set, प्रत्येक ऑफ कॉटन जो है उसका जो एक एक टुकड़ा है उसको क्या करती है, एक उसकी एक एक जो सीरीज़ है उसको इंटरलॉक करके जोड़ के क्या बनाती है, यार्न बनाती है। एंड इट इज़ यूज्ड, और वो जो यार्न होता है, वो जो धागा होता है, इट इज़ यूज, वो यूज़ में लिया जाता है ओनली फॉर वीविंग, किसमें, वीविंग करने में, बुनाई करने में उस धागे को यूज़ में लिया जाता है। जो अलग अलग पैरेलल सेट होते हैं कॉटन के, उनको एक सीरीज़ में इंटरलॉक करके जोड़कर यार्न बनाया जाता है और वो यार्न वीविंग के रूप में यूज़ किया जाता है, वीविंग में यूज़ किया जाता है। द हैंडलूम इज़ पावर्ड बाई हैंड whereas the powerloom operated on the working of power. The handloom is powered by हैंड, हैंडलूम का जो काम होता है वो किससे किया जाता है, हैंड से किया जाता है। वेयरएज, जबकि द पावरलूम ऑपरेटेड, पावरलूम जो होता है ऑन द वर्किंग ऑफ पावर, वो किससे काम करता है, पावर से, लाइट जो होती है, शक्ति जो होती है, लाइट ऊर्जा जो होती है उससे काम करता है। हैंडलूम में तो लोग हाथों से काम करते हैं और पावरलूम में पावर से काम किया जाता है। इन जो लाइट्स होती है ना, बिजली होती है, उससे काम किया जाता है। इट वॉज originally used by employing the working procedure of a steam engine. It was originally used, यह सामान्यतः यूज़ किया जाता है by employing the working प्रोसीड्यूर ऑफ ए स्टीम इंजन, या भाप के इंजन के रूप में काम किया जाता है। मतलब इसके अंदर ज़्यादातर किसका यूज़ किया जाता है, भाप के इंजन का यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो हैंडलूम जो है उसके अंदर हैंड से लोग किससे काम कर रहे थे, हाथों से काम कर रहे थे। और पावरलूम जो है, पावरलूम के अंदर लोग जो बिजली है उससे, उसके तरह वो मशीन चलती रहती है, उसके अंदर काम होता रहता है। और वो ज़्यादातर किससे चलता है, स्टीम जो इंजन होता है, भाप का जो इंजन होता है उससे ही चलता है। पावरलूम के अंदर ज़्यादातर स्टीम इंजन से ही काम किया जाता है। वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो इससे ही काम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ का। फाइंड आउट इफ़ एनी क्रॉप इज़ ग्रोन इन योर रीजन फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर। फाइंड आउट, पता लगाइए, इफ़ एनी क्रॉप इज़ ग्रोन, कि अगर आपके क्षेत्र के अंदर कोई सी
क्रॉप कोई सी फसल उगाई गई है, खेती करी गई है इन योर रीजन आपके क्षेत्र में, फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर प्राप्त करने के लिए। अगर आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की खेती की गई है तो उसको पता लगाइए। इफ़ यस अगर करी गई है, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर वह किस काम में आने वाला है या फिर उसका यूज़ कैसे किया जाने वाला है, इसके बारे में पता लगाइए। वो जो क्रॉप लगी है, वो जो क्रॉप लगाई गई है आपके क्षेत्र में, वो किस काम आएगी या कैसे उसका यूज़ किया जाएगा उसके बारे में पता लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट इफ एनी क्रॉप इज ग्रोन इन योर रीजन फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर। इफ यस व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। फाइंड आउट इफ एनी क्रॉप इज ग्रोन इन योर रीजन। अगर आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की खेती करी गई है या किसी प्रकार की फसल उगाई गई है तो उसके बारे में पता लगाइए। फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर, अगर किसी रेशे का उत्पादन करने के लिए आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की फसल बोई गई है, किसी प्रकार की खेती की जा रही है तो उसके बारे में पता लगाइए। अगर की जा रही है, इफ़ यस अगर करी जा रही है तो व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, वो किस काम में आएगी या उसका यूज़ कैसे किया जाएगा इसके बारे में भी पता लगाइए। तो इसका आंसर है फाइबर क्रॉप्स आर दोज फील्ड क्रॉप्स। फाइबर्स क्रॉप्स जो होती है, रेशे वाली जो फसलें होती है, खेती होती है, आर दोज फील्ड क्रॉप्स, वो ऐसी क्षेत्रीय फसलें होती हैं देट आर कल्टिवेटेड फॉर प्रोड्यूसिंग फाइबर, जो कि जिसकी क्या खेती की जाती है, फॉर प्रोड्यूसिंग फाइबर, जिसकी फाइबर उत्पादित करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, फाइबर को उत्पादित करने के लिए खेती कल्टीवेट किया जाता है, खेती की जाती है। रिक्वायर्ड टू मेक क्लॉथ्स, जिसका यूज़ जिस फाइबर का यूज़ किस में किया जाता है, क्लॉथ बनाने में जिसकी आवश्यकता होती है। एंड पेपर और क्लॉथ्स बनाने के लिए जिस फाइबर की आवश्यकता होती है उसकी खेती की जाती है। इन इंडिया में, भारत में जूट एंड कॉटन आर टू पॉपुलर फाइबर क्रॉप्स। जूट और कॉटन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध दो ऐसी प्रसिद्ध फाइबर्स है जो कि जिसकी की खेती की जाती है, जिसकी फसल उगाई जाती है। जूट इज़ द चीपेस्ट एंड वाइडली यूज्ड फाइबर क्रॉप। जूट जो है वो बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट, सस्ता है, एंड वाइडली बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाना, वाइडली यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाने वाला फाइबर क्रॉप है। सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला फाइबर क्रॉप कौन सा है? जूट है। अपार्ट फ्रॉम देम, इसके अलावा इंडियन हेम्प इज़ क्विट पॉपुलर। इंडियन हेम्प जो है वो जो चोर जो होते हैं ना, उनको जो फांसी देने के लिए या फिर हेम्प करने के लिए, उनको लटकाने के लिए जिस रस्सी का यूज़ किया जाता है वो हेम्प की बनी होती है। वो जो इंडियन हेम्प जो होता है इज़ क्विट पॉपुलर, वो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एज वेल एज इसी जूट की तरह वो भी बहुत ज़्यादा, हेम्प भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ यूज टू मेक लिनन, और ये हेम्प जो है वो किस में काम आता है? लिनन बनाने में काम आता है। लिनन का जो कपड़ा बनता है वो हेम्प से ही बनता है। जैसे कॉटन का कपड़ा हमें कॉटन से मिलता है, रुई से मिलता है, उसी प्रकार से लिनन का जो कपड़ा होता है वो हमें हेम्प से मिलता है। हेम्प जो फाइबर होता है उससे मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बीन ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड इट्स फैब्रिक। इंडिया जो है, भारत जो है, बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है ऑफ कॉटन एंड इट्स फैब्रिक। कॉटन का और कॉटन से बनने वाले कपड़े जो होते हैं उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ उत्पादन किया जाता है? इंडिया में उत्पादन किया जाता है। तो इंडिया बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन और कॉटन के फैब्रिक का। इंडिया एक्सपोर्ट कॉटन फैब्रिक। इंडिया का क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको बाहर भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। एंड आइटम्स ऑफ मैनी अदर कंट्रीज़, और आइटम्स टू कॉटन फैब्रिक के और कॉटन के फैब्रिक के जो अदर आइटम्स होते हैं उनको मैनी अदर कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में क्या करता है? अदर देशों में भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। फाइंड आउट, पता लगाइए, हाउ इट हेल्प अस। ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन को, जो भी चीज़ें हम हमारे देश से, एक देश, हम इंडिया से दूसरे देशों में, अदर कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे हमें क्या हेल्प मिल रही है, ये हमें कैसे मदद करता है, एक्सपोर्ट करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। India has been a major producer of cotton and its
fabric. India export cotton fabric and items of to many other countries. Find out how to help us. इंडिया कई सारे कॉटन और कॉटन के फैब्रिक का मेजर प्रोड्यूसर है और ये अपने देश से दूसरे देश को माल भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। ये कैसे हमारी हेल्प करता है, इसका आंसर का पता लगाइए। तो इसका आंसर है इट हेल्प्स अस इन वेरियस वेज दे आर। यह एक्सपोर्ट जो हम करते हैं हमारे माल को, हमारा जो कॉटन है या कॉटन से बने हुए फैब्रिक है वो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसके कई सारे वेरियस वेज है, उसके कई सारे वेज है जिसके द्वारा वो हमारी हेल्प करता है। तो फर्स्ट है इसका, वी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कॉटन सो दैट वी मे मेक मनी। जब हम हमारे देश से माल को भेजते हैं और दूसरे देश से जो माल को हम खरीदते हैं, कॉटन को जो खरीद रहे हैं, सो दैट इससे क्या होगा, वी मे मेक मनी, इससे हमारे पैसे में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, हमारे पास पैसा बनता है। मेक मनी मतलब हमारे पास पैसा बढ़ता जाता है, पैसे में इंक्रीज होती जाती है। द मनी इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट। मनी जो है वो यूज़ में किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट, विकास करने में, ऑफ द कंट्री, हमारे देश के मनी जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे देश के विकास करने में काम आता है या हेल्प करता है। एंड ऑल्सो यूज एज इनकम ऑफ ए फैमिली, और एक परिवार की इनकम के रूप में, आय के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। जब हम एक हमारे देश से माल भेजेंगे तो हमें बेनिफिट होगा, तो वो बेनिफिट हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में भी काम आएगा और हमारी फैमिली की इनकम बढ़ाने में भी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पॉइंट है कि हमें वो कैसे हेल्प करता है। तो द मनी कीप सर्कुलेटिंग, मनी जो है वो इधर उधर मतलब सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है। एंड इट बिकम द मेन कॉज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री, और ये क्या करता है, हमारी कंट्री जो है उसका उत्थान करने में भी काम आता है। अगर मनी या एक्सपोर्ट होता रहेगा, इंपोर्ट होता रहेगा सामान, तो एक देश से, हमारे देश से सामान वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हमें बेनिफिट होगा। उससे क्या होगा, हमारा मनी सर्कुलेट करता रहेगा, घूमता रहेगा, मतलब वो बढ़ता रहेगा, उसमें इंक्रीज होती रहेगी। एंड इट बिकम द मेन कॉज, तो यही सबसे प्रमुख कारण बन जाता है फॉर द अपलिफ्टमेंट, उत्थान करने में, हमारे जो देश है, फॉर द कंट्री, हमारा जो देश है इंडिया, इसको ऊपर उठाने में या इसको क्या बोलते हैं, इसको इकोनॉमिकली बढ़ाने के लिए, अब इसकी पैसे में यूँ कह सकते हैं कि पैसे में इसकी वृद्धि करने के लिए, इसका डेवलपमेंट करने में काम आता है। ये मनी ही हमारे काम आता है ना, तो इसका अपलिफ्टमेंट फॉर द कंट्री, यही सबसे मेन कारण है कि हमारे देश का उत्थान हो सकता है इस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन नंबर 4। डू यू नो डेट, क्या आपको पता है या फिर आप जानते हो, सूफी संत एंड पोइट कबीर, सूफी संत जो होते हैं और पोइट कबीर जो हैं, कबीर नाम के कवि जो है, वॉज ए वीवर, वो भी एक बुनकर थे, वो भी कपड़े बुनने वाले थे। फाइंड आउट, पता लगाइए, अबाउट हिज लाइफ, कबीर के बारे में पता लगाइए, एंड टीचिंग, और उन्होंने हमें क्या क्या उपदेश दिए हैं, क्या क्या टीचिंग्स दिए, वो उनके बारे में भी पता लगाइए। कबीर के बारे में पता लगाना है। कबीर भी क्या थे, एक वीवर थे, बुनकर थे, जो कपड़े बुना करते थे, उनकी फैमिली भी कपड़े बुना करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू नो दैट फेमस सूफी संत एंड पोइट कबीर वॉज ए वीवर, फाइंड आउट अबाउट हिज लाइफ एंड टीचिंग्स, उनकी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, उनकी टीचिंग्स जो है उनके बारे में पता लगाइए। इसका आंसर है, कबीर वॉज फाउंड बाय ए मुस्लिम वीवर नीरू एंड हिज वाइफ नीमा abonded on river गंगास। कबीर वॉज फाउंड बाय ए मुस्लिम वीवर, कबीर जो है वो कहाँ से आए थे, उनको कहाँ से खोजा गया था, मुस्लिम वीवर के रूप में, एक मुस्लिम जो होते हैं उनके बुनकर के रूप में
मखमल के जो कपड़े बुनने वाले होते हैं उनके रूप में उनको जाना जाता है। कबीर किसके रूप में जाने जाते हैं? एक मलमल के जो कपड़े बुनने वाले होते हैं, नीरू, जिनको नीरू कहते हैं, के रूप में जाने जाते हैं। एंड हिज वाइफ नाइन, उनकी पत्नी नीमा जो है, अबॉन्डेड ऑन रिवर गंगाज, वो कहाँ से मिलती है हमें? वो कहाँ से जानी जाती है? रिवर गंगा के किनारे से में पाई गई थी। एज ही ग्रो अप, जैसे ही वो बड़े हुए, ही टुक अप वीविंग, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? बुनाई करना स्टार्ट कर दिया। लाइक हिज फोस्टर फादर, जैसे कि उनके पिता जो थे वो करते थे, उनके पिता भी क्या काम करते थे? वीविंग का काम करते थे, बुनाई का काम ही करते थे। तो उनके पापा को देख के उन्होंने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया? वीविंग करना, बुनाई करना स्टार्ट कर दिया। एज हिज प्रोफेशन, उनका जो काम था, उनका जो प्रोफेशन था, ही ऑलवेज हैड ए बेंट टुवार्ड्स रिलीजियन एंड गॉड, और इसके साथ ही ऑलवेज हैड ए बेंट, और उनका झुकाव किसकी तरफ था? टुवार्ड्स रिलीजन, धर्म की तरफ, या धार्मिक लोगों, धार्मिकता जो होती है, धार्मिक जो होते हैं उनकी तरफ, धर्म की तरफ, एंड गॉड, और ईश्वर की तरफ भी उनका झुकाव था। वो वीविंग तो करते ही थे, साथ में उनकी भगवान के प्रति भी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, या फिर भगवान की तरफ उनका बहुत ज़्यादा झुकाव था। वो भगवान को बहुत ज़्यादा, धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। बट ही बिलीव्ड डेट, लेकिन वो यह भी मानते थे, डेट दे वर नाइदर फाउंड इन मॉस्क्यू और टेम्पल, की भगवान गॉड जो हैं वो हमें ना तो मस्जिद में मिल सकते हैं, ना ही टेम्पल में मिल सकते हैं। नॉर इन मक्का और बनारस, और ना ही वो भगवान हमें मक्का में और ना ही हमें बनारस में मिल सकते हैं। उनका ये मानना था कि भगवान ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना मक्का में है, ना ही बनारस में। रादर अल्लाह और रामा वर टू बी फाउंड इन द हार्ट ऑफ ए डिवोटी, और रादर अल्लाह और फाउंड, बल्कि उनका मानना है क्या था कि अल्लाह और राम जो है वर टू बी फाउंड, उनको ढूंढा जा सकता है, इन द हार्ट ऑफ ए डिवोटी, एक भक्त के दिल में उनको ढूंढा जा सकता है। कबीर क्या कहते हैं? कबीर ये कहते हैं कि भगवान ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में, ना मक्का में है, ना बनारस में। उनका कहना यह है कि वो भगवान जो है वो कहाँ बसते हैं? अल्लाह और राम जो है वो एक सच्चा भक्त जो होता है, सच्चा डिवोटी जो होता है, उसके दिल में, हार्ट के अंदर होते हैं। उनको वहाँ पे फाउंड किया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। तो आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 में हमने NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करी है, और उसके सजेस्टेड जो प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ थी उनके आंसर्स भी हमने कर लिए हैं।